वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में एक और करंट अफेयर्स का और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक है, डिस्कस करते हैं, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर है। और वो है जी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट 75 ईयर्स। ठीक है, यानी 75 साल हो चुके हैं इसराइल और फ़लस्तीन का ये जो इशू है ये चला आ रहा है, या जो इसराइल है हम ये कह सकते हैं उसने कब्ज़ा किया हुआ है 75 साल से फ़लस्तीन के ऊपर। और इसमें नकबा डे जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इस पे बात की जा रही है कि भाई नकबा डे का मतलब ये है कि जब 1948 के अंदर जो है फ़लस्तीन को फ़लस्तीनी इलाके के अंदर ही जब इसराइल को वहाँ बसाया गया और फ़लस्तीन को उनके घरों से बेघर कर दिया गया, उनको उनके घरों से निकाल दिया गया और मुहाजिर बन गए वो, तो इसको नकबा डे जो है बताया जाता है। तो ये एक पिक्चर है उस टाइम की कि भाई जब फ़लस्तीनियों के इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया गया और उन्हें उन्हीं के इलाके से उनके घरों से जो है वो बेदखल कर दिया गया, उनके घरों से उन्हें निकाल दिया गया। तो इसको नकबा डे के तौर पे जो है वो 14 मई को या 15 मई को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इसी वजह से ये 15 मई अभी गुजरा है, तो इसलिए जो है ये करंट अफेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस हो रहा है कि 75 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हुआ, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है, और साथ में नकबा डे के हवाले से कुछ बातचीत की गई है। तो इसके हम डिस्कस करते हैं इसको और देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपका मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जो फीडबैक आप कमेंट्स की शक्ल में या लाइक्स की शक्ल में जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि आप इस तरह के टॉपिक्स देखना चाहते हैं। तो आप इसी तरह अपना फीडबैक जारी रखिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप इस तरह के करंट अफेयर्स या वर्ल्ड अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो देखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये इजराइल के अंदर या इजराइल फ़लस्तीन का ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ और क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैप है, आप इस मैप के अंदर देखिए, ये है 1947 का पैलेस्टाइन, यानी 1947 में ये जितना भी आपको नक्शा दिखाई दे रहा है ये सारा फ़लस्तीन था। ठीक है, जैसे हम बैतुल मक़दस कहते हैं या किबला अव्वल कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। गो कि तीनों मज़हब के लिए है, वो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन 1947 के बाद से जब पार्टीशन हुई, जबकि एक साइड पे इजराइल बना दिया गया और कुछ हिस्सा बाकी जो है वो यूएन ने अपने कब्जे में ले लिया, बजाय इसके वो सिर्फ फ़लस्तीन बनाता, गो कि फ़लस्तीन ही था, लेकिन वो यूएन ने कहा ये हमारे कब्जे में रहेगा और एक हिस्सा उसको इजराइल बना दिया गया। ये पार्टीशन के वक्त की है, ये पार्टीशन से पहले की है। फिर इसी मैप को अगर आप देखते हैं 1949 से लेकर 1967 तक कितनी चेंजेस आई, तो आपको नजर आ रहा है कि कैसे जो फ़लस्तीन का इलाका है वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जा रहा है और इजराइल आहिस्ता आहिस्ता फैलाता जा रहा है खुद को। क्योंकि फ़लस्तीन को असल में सबसे बड़ा किस्सा ये है कि फ़लस्तीन का जो इलाका था वो यूएन ने अपने कब्जे में रखा, क्योंकि अगर यूएन अपने कब्जे में ना रखता तो फिर वो एक फिक्स टेरिटरी हो जाती, एक सॉवरेन टेरिटरी हो जाती कि यार ये बॉर्डर्स हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। अपने कब्जे में रखने का फायदा ये था यूएन को, क्योंकि बहुत से ममालिक ने माना ही नहीं, तकरीबन 28 के करीब ममालिक ने जो है वोटिंग ही नहीं की इजराइल को मुल्क मानने के ऊपर, क्योंकि लॉबिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी फ़लस्तीनियों की या यहूदियों की। तो इससे यह हुआ कि इजराइल आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फैलाता जा रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन की कोई बाउंड्री है ही नहीं और फ़लस्तीन ये क्लेम करता है, सॉरी इजराइल ये क्लेम करता है कि सारा इलाका उसका है। ठीक है, फिर यहां पे अगर आप देखें प्रेजेंट कंडीशन के अंदर, तो ये थोड़ा सा इलाका जो है वो भी डिस्प्यूटेड, बीच बीच में से आपको दिखाई दे रहा है कि ये इलाका अब फ़लस्तीन है और बाकी सारे का सारा इजराइल है। कि कहां से कहानी स्टार्ट हुई, कैसे जो है वो, ये बिल्कुल वो मिसाल आपको देखने को मिलती है जैसे खैमे और ऊंट वाला आपने किस्सा देखा हुआ है कि उसमें जो है वो ऊंट बाहर होता है लेकिन वो मालिक उसको घर के अंदर आने की इजाजत देता है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊंट जो है वो पूरे खैमे के अंदर होता है और मालिक बाहर हो जाता है। बिल्कुल यही हालात यहां पे भी बने हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी एक गेम प्लान आप यहां देख रहे हैं पिक्चर के अंदर। अब हम देखते हैं इजराइल को, तो इजराइल बनता है जी मई 14 1948 को अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान करता है इजराइल, यानी 14 मई को वो आज़ाद होता है। और नकबा डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 15 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और फर्स्ट टाइम 15 मई 1948 को इसे सेलिब्रेट किया गया, जबकि फ़लस्तीन इजराइल बना तो फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, क्योंकि देखिए इसी ज़मीन के ऊपर तो बना, तो फिर इन लोगों को निकाल के कहाँ किया, बाहर निकाल के किया। तो ये नकबा डे है। ठीक है, अब इसकी अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं कि ये जो इजराइल है ये बना कैसे, तो इसका आगाज हुआ बिलफोर्ड डिक्लेरेशन से। जो ये बिलफोर्ड या बालफोर्ड डिक्लेरेशन है 1917 के अंदर जो होता है, जो ब्रिटेन था, जो उस टाइम पे बरतानिया था, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, यहां पे थोड़ा सा इसको जरा आपने समझना है। देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक साइड पे ओटोमान एम्पायर थी और जर्मनी था, और दूसरी साइड पे जो ब्रिटेन है और साथ में उसके फ्रांस था।
ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, वॉर जीत ली, ओटोमान एम्पायर को जो खिलाफत उस्मानिया थी उसको तोड़ दिया, और ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट के, शाम, इराक के इलाके, सऊदी अरब के इलाके, ये उस खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे, और इन खिलाफत उस्मानिया के हिस्सों को 1923 में तोड़ दिया गया था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड 1914 से 1918 तक रही। तो 1917 में यहूदियों की हिमायत हासिल करने के लिए किसने, जो ब्रिटेन था, बरतानिया ने यहूदियों की हिमायत हासिल करने के लिए ये एक अनाउंसमेंट की, एक पॉलिसी अनाउंसमेट थी, बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसे कहा जाता है कि अगर हम ये वॉर जीतते हैं कंप्लीटली तो हम क्या करेंगे, हम जो यहूदी हैं उनको यहां पे एक होमलैंड देंगे फिलिस्तीन के अंदर, जिनको निकाला हुआ एक जमाने से, ठीक है, जिनको निकाला जमाने से। तो ये यहां से असल में कहानी शुरू होती है 1917 से, बाल्फोर डिक्लेरेशन से। गो के है तो इससे भी पहले 1890 में जो है ये फर्स्ट टाइम एक कॉलम छपा था, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फिर यहां पे लोग आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन ये प्रॉपरली कहा गया। फिर अगर हम देखते हैं तो जब ओटोमान एम्पायर को डिवाइड किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, तो दो मुल्कों ने, जो दो मुल्क थे जो अलाइड पावर्स में थे, एक फ्रांस था और दूसरा ब्रिटेन था। फ्रांस ने कुछ हिस्से के ऊपर मैंडेट अपना शो किया, यानी सीरिया, शाम का इलाका और लेबनान का इलाका फ्रांस ने अपने कब्जे में कर लिया, और इराक का इलाका जिसको उस टाइम पे मेसोपोटामिया कहा जाता था, दजला और फरात का जो इलाका था, इराक का इलाका और फिलिस्तीन का इलाका, ये आया ब्रिटेन या बरतानिया के कब्जे में। तो इसका मतलब फिलिस्तीन का इलाका किस कब्जे में था, बरतानिया कब्जे में। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पे यहूदी आना स्टार्ट हो जाते हैं फिलिस्तीन के अंदर, और वहां पे उस इलाके के ऊपर अपना कब्जा स्टार्ट कर देते हैं, और पीछे गेम प्लान उसी तरह से चल रहा होता है। तो फिर स्टेप 1 के तौर पे क्या होता है जी, पार्टीशन रेजोल्यूशन जो है, जब यूएन बनता है 1945 के अंदर, तो उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस तेज होता है, और यूएन 29 नवंबर 1947 को एक रेजोल्यूशन पास करता है यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, और उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है जी 181 के तौर पे, यानी उसका रेजोल्यूशन नंबर 181 है। और इस रेजोल्यूशन में ये कहा जाता है कि भाई जो फलस्तीन है उसमें अब इसराइल की एक रियासत बनाई जाएगी। फलस्तीन का तो खैर उस टाइम पे क्या वजूद था, एक इलाका जो था, उसमें कहा गया कि यहां पे एक रियासत बनाई जाएगी, किसकी, इसराइल की, यानी इसराइल की क्रिएशन के लिए ये यूएन के अंदर एक पार्टीशन रेजोल्यूशन जो है वो दी जाती है कि भाई दो हिस्सों के अंदर इसको तकसीम कर दिया जाएगा। वो कि दो हिस्सों में तकसीम करते फिर भी बात बनती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इसराइल को दे दिया और दूसरे की बाउंड्रीज सेट नहीं की। ये तो होता है स्टेप 1। उसके बाद क्या होता है जी, ब्रिटिश क्या कहता है जी, ब्रिटिश 1948 में जो है वो लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को छोड़ने का मतलब यही है कि उसने वो कंट्रोल जो है वो दे दिया इजराइल को, और फिलिस्तीन का इलाका उसने छोड़ दिया, जैसे यहां पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद जो डेविड बेन गोरिजन है, इसने क्या किया, जो लीड कर रहा था ज्यूइश एजेंसी को, इसने अनाउंस कर दिया कि भाई आज से फिलिस्तीन हमारा है, और इन्होंने रातों रात यानी 15 अगस्त की रात को या 14 अगस्त की रात को ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी जो है वो साइन कर दिया, और ये अनाउंस कर दिया कि भाई आज से हमने इसराइल की क्रिएशन कर दी। और उसी दिन हैरी ट्रूमैन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया जी, हैरी ट्रूमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, क्योंकि इतने बड़े मुल्क ने जब कबूल कर लिया कि भाई हाँ हम इसराइल को जो है वो एक आजाद रियासत के तौर पे, ठीक है, कबूल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बाकी सारे उनकी हिमायतियों ने और जितने भी यहूदियों की लॉबिंग हो रही थी पिछले 20-25 साल से, उन सब ने उसको कबूल कर लिया। तो इस तरह से इसराइल जो है वो वजूद में आ गया, जबकि फिलिस्तीन का कहीं कोई नामो निशान हमें उस टाइम पे नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि नकबा डे हुआ 15 तारीख को, इसराइलियों ने क्या किया, फिलिस्तीनियों को उन्हीं की होमलैंड से निकाल दिया, जिसको नकबा डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद इसी में 1948 में ही क्या हुआ कि भाई सिविल वॉर तो पहले से जारी थी वहां पे, जब ब्रिटिश वहां से जाने लगा था, तो 15 तारीख से ही जो है वहां पे एक वॉर स्टार्ट हो गई, और वॉर स्टार्ट हुई उसके नतीजे के तौर पे अरब इजराइल वॉर थी, जिसमें 5 अरब कंट्रीज थे, उनके मुकाबले में इजराइल था, जो कि इजराइल जीत गया वॉर, क्योंकि उसको अमेरिका की हिमायत हासिल थी, और इस तरह से इजराइल की जो है वो बुनियाद रख दी गई, ठीक है। ब्रीफली समझ गए आप, यानी कि कहानी स्टार्ट होती है 1917 से, बाल्फोर डिक्लेरेशन से। उसके बाद ओटोमान एम्पायर के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, जो हिस्सा फिलिस्तीन का था वो ब्रिटिश एम्पायर के पास जाता है, ब्रिटिश 1948 में यहां से चले जाते हैं। उससे पहले यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें वो इसको तकसीम करने की बात करता है, फिर इसको तकसीम कर देता है, और इस तरह से क्या होता है जी कि 1948 के अंदर 15-14 मई 1948 को इजराइल अपनी आजादी का ऐलान कर देता है। ये हो गया इसकी सारे का सारा जो है वो क्रिएशन। अब देखते हैं नकबा डे के हवाले से, या ये 75 साल का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें क्या क्या हो रहा है करंट अफेयर्स के हवाले से। हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से। तो देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है जी, इशू ये है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो हैं, सबसे नकबा डे का मसला ये है कि लाखों लोगों को उनके घरों से बेघर करके निकाल दिया गया, ठीक है, और अब भी वो मुसलसल जो है वो उधर इधर घूम रहे हैं, अपने ही जमीन से उनको निकाल दिया गया। तो इशू क्या है, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल टू अचीविंग द लास्टिंग पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइनियंस।
कि सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे ये है कि ये जो मुहाजिर हैं ये दरबदर हो चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसा जो है वो डिक्लेरेशन या कोई भी इस तरह से सेटलमेंट नहीं हो सकी जिसमें ये मुहाजिर जो है ये फ़लस्तीन अपने घरों को वापस जा सके, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर तो कब्जा हो चुका। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मुहाजिर ही बने हुए हैं पिछले 75 साल से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 194, यूनाइटेड नेशंस ने दिसंबर 1948 में एक रेजोल्यूशन पास की जिसको 194 नंबर दिया गया, यानी जब तस्लीम कर लिया उन्होंने, किसको जी, इजराइल को तस्लीम कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने दिसंबर में एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें कहा गया कि फ़लस्तीनियों को जो अपने घरों से निकाला गया है, ये जो फ़लस्तीनी मुहाजिर हैं, इन मुहाजिरीन को वापस रीसेटल किया जाए। रिटर्न टू पैलेस्टाइन्स रेफ्यूजीज हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड कंसल्टेशन, कि उसके बाद से अब ये सारे का सारा मामला तब से जो है वो डिस्कशन में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इजराइल ने कोई बात नहीं मानी यूएन की, सिवाय इसके कि उसने जब इजराइल ने ये कहा कि हमने तुम्हें आज़ाद किया तो उसने कहा भाई ठीक है ओके जी, वो मान ली, बाकी कोई बात नहीं मानी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड नेगोशिएशन ऑन द राइट ऑफ रिटर्न, कि हम मुहाजिरीन को सामने रख रहे हैं कि ये फ़लस्तीन के जो मुहाजिरीन हैं, तो इसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो 2001 के अंदर इजराइल एंड पैलेस्टाइन वर एंगेज्ड इन नेगोशिएशन रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 194, कि 2001 के अंदर जो है ये एंगेज हुए इसराइल और फ़लस्तीन दोनों साइड से, और इन्होंने ये कोशिश की, असल में कोशिश दुनिया को दिखाने के लिए थी, अदरवाइज कोशिश नहीं हुई, तो इन्होंने ये कोशिश की 2001 में कि हम ये जो मुहाजिरों की सेटलमेंट हैं इसको सेट कर सकें या इसको यूएन की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली सेट कर सकें और फ़लस्तीनियों को इनके घरों को वापस आने दें। इस रेजोल्यूशन में अगर हम देखते हैं नकबा डे के हवाले से, फिर हम इसमें इश्यूज क्या देखते हैं जी, रिजेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिटर्न बाय इजराइल, कि इजराइल क्या कर देता है, वो नेगोशिएशन जरूर होती हैं लेकिन इजराइल इसको रिजेक्ट कर देता है। कैसे रिजेक्ट कर देता है उसमें देखिए, इजराइल हैज कंसिस्टेंटली रिजेक्टिंग द राइट ऑफ रिटर्न एंड इम्पेडेड द रिटर्न ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग इंटरनली डिस्प्यूटेड पैलेस्टीनियंस, के जो इजराइल है वो क्या कर रहा है, वो एक तो इनकी राइट को मान ही नहीं रहा, सबसे पहली बात ये है, एक तो जो बाहर निकाल दिए फ़लस्तीन से वो, दूसरा जो उन्हीं के इलाकों के अंदर भी है, इंटरनली डिस्प्यूटेड का मतलब है जो मुल्क के अंदर का जो इलाका हो वहीं पे जो है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं जी जो एजेंसीज के लोग हैं, जब सवात ऑपरेशन हुआ तो वहाँ से वो कराची या दूसरे इलाके में चले गए, तो ये IDPs हैं या इंटरनली डिस्प्यूटेड पैलेस्टीनियंस, इसी तरह से जो मुल्क के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको मान ही नहीं रहा कि भाई ये जो है मुहाजिर है और ये इनका इलाका वापस है, वो कहते हैं नहीं ये हमारा है। 1993 पैलेस्टीनियन इजराइल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड अ सब कमेटी ऑन रेफ्यूजीज, के 1993 के अंदर इजराइल और पैलेस्टीनियन ने क्या किया जी, जो इनका डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल था, उन्होंने एक सब कमेटीज बनाई इस रेफ्यूजी इशू के ऊपर, ठीक है, कि भाई इस मसले का कोई ना कोई हल किया जा सके, कि इसको किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन फिर ये हुआ कि पैलेस्टीनियन डिमांड्स दैट इजराइल एक्नॉलेज इट्स moral and historical responsibility for the Palestinian refugees problems। अब इसको आपने समझना है कि इन्होंने जब कमेटी बनाई तो जो फ़लस्तीनी थे उन्होंने ये बात कही कि भाई ठीक है हम वापस तो आएंगे, आप एक तो हमें वापस लें, दूसरा आप एक पॉलिसी बयान दें। पॉलिसी बयान का मतलब यह है कि आप एक अनाउंसमेंट करें कि हमारी तारीखी हैसियत है, वो घर हमारा था, यानी वो ज़मीन हमारी थी, वो इलाका हमारा था, हमें वहाँ से निकाला गया, जिसके ऊपर जो है इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। क्यों कि अगर इजराइल अगर कोई ऐसा पॉलिसी बयान दे देता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे रिकग्नाइज कर लेती है कि भाई हाँ हमने फ़लस्तीनियों को निकाला, तो ये कैसे होगा कि एक स्टेट खुद ही कह दे कि हमने निकाला, तो इसलिए उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट क्या है, इजराइल वॉज विलिंग टू अलाउ द रिटर्न ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, के इजराइल ने यह कहा कि ठीक है आप वापस आना चाहते हैं, ओके आप वापस आ जाएं, लेकिन कौन, लिमिटेड नंबर्स में, कुछ तादाद में रिफ्यूजीज जो मुहाजिर हैं वो वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे जिनको निकाला गया वो एक्चुअल नंबर जो है वापस नहीं आ सकता, यानी एक्चुअल नंबर्स को वापस आने नहीं दिया गया। अगर 5 लाख लोगों को निकाला गया तो ठीक है आप 50,000 लोग वापस आ जाए, बाकी 4.5 लाख लोग वहीं पर रहेंगे, क्योंकि उनके इलाकों के ऊपर अब ऑलरेडी कब्जा हो चुका, वापस नहीं आ सकते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो इजराइल ने क्या किया, सबसे पहले इसको रिजेक्ट कर दिया, फलस्तीनियों के मुहाजिर के इशू जो है इसको। थर्ड क्या है जी, कोलैप्स ऑफ नेगोशिएशन एंड रिजेक्टेड पीस इनिशिएटिव्स, के ये जो नेगोशिएशंस हुई, ये जो बातचीत हुई, ये एक तो फेल हो गई और इस पीस इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया।
टॉक्स कोलैप्स इन 2001, 2001 के अंदर जो है ये बातचीत थी, ये सारी की सारी फेल हो गई। सब्सिक्वेंट पीस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द अरब पीस इनिशिएटिव्स, और इसमें जो अरब ने भी, जो अरब मालिक ने जो एक पीस इनिशिएटिव उठाया था कि मुहाजिरीन को उनके घरों को वापस किया जाए, वो भी फेल हो गया। क्यों? प्रपोजिंग अ नेगोशिएटेड रेजोल्यूशन, जो फ़लस्तीन, जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि भाई एक हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, नेगोशिएटेड रेजोल्यूशन की बातचीत की एक रेजोल्यूशन पास करते हैं ऑन द राइट ऑफ रिटर्न, कि ये जो लोग हैं ये वापस आ सके। वर रिजेक्टेड बाय इसराइल, उसको भी इसराइल ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। यानी 2001 में ये टॉक जो है वो फेल हो गई, और साथ में जो अरब ममालिक ने जो कोशिश की थी कि नेगोशिएशन करवाई जा सके, वो भी इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया। Recognition of Israel's historical and moral responsibility for causing a Nakba remains crucial to resolving the Palestinian refugees issue। के सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या है कि जब तक इजराइल इस बात को मानेगा नहीं, तस्लीम नहीं करेगा, इसराइलियों की ये तस्लीम नहीं करेगा कि फ़लस्तीन को उसने उनके इलाकों से निकाल दिया, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता, जबकि वो इसको मान ही नहीं रहा। अब देखिए, ये एक औरत है, इनके हाथ में एक चाबी है, तो जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं 15 मई को फ़लस्तीनी, तो इनके हाथ में चाबी होती है। ये चाबी इस चीज़ की जो है वो अलामत है कि ये अपना घर बार जो है छोड़ दिया, इन्होंने इनको अपने घर से निकाल दिया, तो ये इनके घरों की किस्म की चाबियाँ हैं। चाबी की अलामत है कि भाई हमारा घर हमें वापस करो, क्योंकि चाबी उसकी है। इसका मतलब जिसके पास चाबी होती है मालिक तो वो होता है, तो इसका मतलब ये है कि मालिक ये हैं, जबकि वो घुसपैठिए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे जो है वो कब्जा किया हुआ है इसराइल वालों ने। अच्छा, 4 पॉइंट क्या है जी? फेलियर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये नकबा डे या ये जो मुहाजिरीन है फ़लस्तीन के 75 साल से मशरा चला आ रहा है, ये इसलिए भी है क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो फेल हो चुकी है। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एफर्ट्स, द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स अनसॉल्व्ड, के बावजूद इसके कि बहुत सी कोशिशें की गई हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन फिर भी ये मसला जो है अभी तक हल नहीं हुआ। ये मसला अभी तक वैसे का वैसा ही है। पैलेस्टीनियन 75 ईयर्स ऑफ सफरिंग सिंस द नकबा, के अब 75 साल हो चुके हैं फ़लस्तीनियों को दरबदर होते हुए, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए, और अपनी ज़मीन उनकी किसी और के कब्ज़े में है। यहाँ इस पिक्चर के अंदर देखिए 75th एनिवर्सरी द 15 मई 2023, तो 2023 को 15 तारीख को मई की ये 75वीं सालगिरह जो है नकबा की मनाई गई है, जिसमें फ़लस्तीनियों के सामने दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से उनको उनके घरों से बेदखल किया गया। The lack of resolution stem of international attention and the substance of serious political will, कि हमें यहाँ पे किस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है कि एक हमें इंटरनेशनल रेजोल्यूशन की, किसी करारदाद की कमी दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से, और साथ में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपना जो पॉलिटिकल रोल है, सियासी रोल, वो भी प्ले नहीं कर पा रही। इसी वजह से 75 सालों से ये फ़लस्तीनी दरबदर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिफ्थ क्या है जी? चैलेंजिंग एंड प्रेजुडिसेस इन इंटरनेशनल एंगेजमेंट, के अब हमें क्या तासुब देखने को मिलता है और क्या क्या चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को जोड़ने के लिए। पहला चैलेंज है इंटरनेशनल एक्टर्स ऑफन लैक्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इन रिलाइड ऑफ द मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, कि सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि फ़लस्तीनी जो है उनके मसले को आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने समझा ही नहीं। उसने सिर्फ इसे एक मिथ के तौर पर लिया, किस्से कहानियों के तौर पर, जैसे हम पाकिस्तानी भी शायद इसे किस्से कहानियों के तौर पर लेते हैं कि भाई मुहाजिरों को, जो फ़लस्तीन है उसको हक नहीं है जीने का, उनको के ऊपर कब्जा किया हुआ, उनको निकाल दिया, तो हम भी इसे एक मिथ के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो दुनिया भी इसे मिथ के तौर पे लेती है, हम मुसलमान होकर अगर मिथ के तौर पे लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको हमेशा मिसकॉन्सेप्शन ही किया, उसको सही तरीके से समझा ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है चैलेंजेस में से? प्रेजुडिसेस आर कॉलोनियल मेंटालिटी प्रिवेंटेड पैलेस्टाइनियंस फ्रॉम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीपल विद राइट्स, कि ये जो तासुब है, तासुब का मतलब क्या है? क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है तो सारे पावरफुल लोग जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं और वो यहूदियों को उनको सपोर्ट भी हासिल है। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी जो कॉलोनियल माइंडसेट की मेंटालिटी है, ठीक है, कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब ये है कि ये जो हम गुलामी के दिमाग हमने रखा हुआ है कि कॉलोनीज जब बनी थी तो हम सारे के सारे जो है वो ब्रिटेन के गुलाम थे, तो वो इस वजह से जो है ये कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग इस बात को कभी रिकग्नाइज ही नहीं करते कि कभी जो है वो किसी के राइट्स भी हो सकते हैं या फ़लस्तीनियों के भी हुकूक हो सकते हैं, वो उनको गुलाम ही समझते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है? यूरोपियन लीडर्स यील्डेड टू ज़ायनिस्ट डिमांड्स विदाउट एडिक्वेटली कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये जो पॉइंट है ज़ायनिस्ट डिमांड्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो सारे के सारे, क्योंकि आवाज़ कौन उठाएगा? यूएसए उठा सकता है आवाज़ जिसकी सुनी जाएगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा उठा सकता है यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ये सारे के सारे जो नेटो कंट्रीज हैं एक्चुअली में यही तो सारे के सारे पावरफुल हैं, लेकिन ये आवाज़ तो उठा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो ज़ायनिस्ट हैं, ज़ायनिस्ट का मतलब जो इस मकसद के पीछे थे कि हमने इजराइल बनाना है और हम वहाँ पे अब जो है अपने मसीहा का या दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, वो सारे उन्होंने तो 1880 से जो है या 1890 से इस बात की कोशिश शुरू कर दी थी कि अब हम यहाँ पे एक इजराइल बनाएंगे, और जिसके तहत हम ये कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल का भी प्लान है कि जिसमें उन्होंने जो है वो बाकी शाम और इराक के इलाकों को भी अपने कब्जे में करना है। तो ये ज़ायनिज़्म जो है उन्होंने क्या किया हुआ, सारी दुनिया को कब्जे में लिया हुआ है, इस वजह से उनकी बात कोई सुनता ही नहीं। तो ये चैलेंजेस हैं इजराइल का मसला ना हल होने के लिए। 6th है इन्फ्लुएंस एंड लॉबिंग इफेक्ट्स की। अगर हम बात करते हैं कि असर क्या है और लॉबिंग इफेक्ट्स क्या है, तो ज़ायनिस्ट की जो मूवमेंट्स हैं इजरायली लीडर्स की, वो बहुत ही सक्सेसफुली टारगेट कर रहे हैं मेजर पावर्स को, यानी यूएसए उनके कब्जे में, यूरोप उनके कब्जे में ज़ायनिस्ट की, तो उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ट्रेडिशनली एक ब्रोकर का किरदार अदा कर रहा है, इसे समझना आपने। अब ब्रोकर या दलाल जो है उसका किरदार किस तरह से जो है वो अदा कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए ब्रोकर कैसे कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं हम दलाल को, या दलाल का मतलब क्या होता है, एक थर्ड पार्टी। अब गो कि ये नेगेटिव वर्ड भी यूज़ किया जाता है, और जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं कि एक बंदा जो है वो कॉल करता है, वहाँ से उसके बिहाफ पे शेयर्स ले लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से बीच में आके, तो बिल्कुल ये बीच का एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये सपोर्ट कर रहा है किसको, यूएसए को या इजराइल को। आप कह लें कि इजराइल की लॉबिंग कौन कर रहा है, इजराइल खुद नहीं कर रहा, ज़ायनिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ायनिस्ट के बिहाफ के ऊपर अमेरिका खुद जो है वो इसकी लॉबिंग कर रहा है। और फ़लस्तीन के ना बनने के पीछे या फ़लस्तीन को रिकग्नाइज ना करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का खुद है। अमेरिका खुद ही वो है, जैसे मैंने कहा हैरी ट्रूमैन ने उसी दिन ही जो है वो एक नई रियासत को मान लिया। इसका मतलब ये है कि वो सारी गेम थी, इनका हिस्सा था, तो उन्होंने खुद इसको मान लिया। तो इसलिए ये भी इशू है। बेस्ड एंड ट्रूली ऑन द माइनॉरिटी ऑफ द पैलेस्टीनियंस, कि वो इसको पैलेस्टीनियंस जो है वो एक माइनॉरिटी हैं, अब वो इस बात को यकीन रखते हैं, इसलिए वो उन्होंने सारे का सारा हक जो है वो दे दिया फ़लस्तीनियों को, इजराइलियों को, और उन्हीं के कब्जे में सब कुछ है। ठीक है, तो सारा रोल जो है वो यूएन का है। थर्ड क्या है जी, other powers such as China and Russia are more sympathetically by the Palestinians as the potential brokers, कि भाई ये जो चाइना और रशिया हैं ये सिर्फ दो ऐसे ममालिक हैं, चीन और रूस जो हैं, क्योंकि ये अमेरिका के मुखालिफ हैं। ठीक है, तो अमेरिका के मुखालिफ हैं, तो ये तो सारी बात समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो है ये ज़्यादा जो है हमदर्दी के साथ इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई बेचारों को 75 साल से दरबदर किया हुआ है, और 75 साल से जो फ़लस्तीन है उसकी ज़मीन के ऊपर इजराइल कब्जा करके बैठा है, तो इसलिए अगर ये कोई मसला हल करवा भी सकता है तो वो रूस और चीन ही करवा सकता है। तो इसलिए ये जो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक नया ब्लॉक बनेगा और मिडिल ईस्ट में जो पीस आ चुका है और उस नए ब्लॉक को जो है वो चाइना लीड करेगा, क्योंकि अब नई इकोनॉमिक पावर है चाइना आने वाले कुछ टाइम के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि अब फ़लस्तीनी इस बात से उम्मीद रख सकते हैं कि शायद अमेरिका की पावर टूटे और फिर इस मसले को हल किया जा सके या वो इस ब्लॉक की तरफ अपना रुख कर सके। 7 है जी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं, अंदरूनी और बैरूनी जो हैं वो चैलेंजेस क्या हैं इसको, मुहाजिरों को या फ़लस्तीन के मसले को। तो पहला चैलेंज क्या है, इजरायली लीडर्स हैव फेल्ड टू मेक सीरियस ऑफर्स टू पैलेस्टीनियंस टू एक्नॉलेज देयर रॉन्ग्स, कि सबसे पहला मसला ये है कि इजरायली इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई हम इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, और क्योंकि ये तौरात के अकॉर्डिंगली वो तो उनको मानते हैं, ठीक है जी, तौरात को, तो कहते हैं तौरात के अकॉर्डिंगली ये किताब में लिखा हुआ है कि ये ज़मीन दजला और फरात के बीच की तुम्हें दे दी, तो इसलिए हमने सिर्फ ये नहीं है कि हमने फ़लस्तीन की ज़मीन हासिल करनी है बैतुल मक़दस की, बल्कि हमने तो ग्रेटर इसराइल का जितना भी इलाका है दजला और फरात के दरियाओं के बीच का वो सारा हासिल करना है, तो वो मानने को तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या है, सपोर्टर्स ऑफ पैलेस्टीनियंस हैव ऑफन बीन डिवाइडेड हिंडरिंग अ यूनाइटेड फ्रंट फॉर रेजोल्यूशन, कि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फ़लस्तीनी खुद भी एक जगह पे जो है वो कहीं पे मौजूद नहीं है, इसलिए उनके बीच में यानी कि इत्तफाक या इत्तेहाद मौजूद नहीं है, जिस वजह से उनकी बात को आगे नहीं पहुंचाया जा रहा। थर्ड इशू क्या है, अरब यूनिटी हैज़ बीन लिमिटेड, कि अरबों में भी मसले मसाइल हैं, इसलिए जो है वो सम स्टेट्स हैव यूज्ड पैलेस्टीनियन इशू फॉर देयर ऑन बेनिफिट, कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ अरब ममालिक जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदा क्या हो सकता है कि एज ए प्रेशर ब्लॉक के तौर पर वो जो है उस इशू को यूज़ करते हैं और कहते रहते हैं कि भाई फ़लस्तीन का मसला हल करो, तो कुछ अरब ममालिक जो है वो इसे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसके हल के लिए।
चौथा मसला क्या है, द पावर इम्बैलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन हैव फेवर्ड इजराइल, कि ये जो बैलेंस का तवाजुन ना होना है। बैलेंस का तवाजुन का मतलब ये है कि देखिए इजराइल एक मुल्क है जिसको यूएन ने अपने उसके अंदर चार्टर के अंदर तस्लीम किया हुआ है, लेकिन फ़लस्तीनियों को 28 मुल्क तो मान ही नहीं रहे, इसलिए फ़लस्तीन का मुल्क की तो कोई ना टेरिटरी है ना और कुछ है, ये डिस्प्यूटेड एरियाज को कहा हुआ है, यानी जिसके ऊपर यूएन जनरल असम्बली जो है वो जब वोटिंग करवाती है तो जो मालिक उसके हक में ना हो, जब वो अपना वोट यूज़ करते हैं अपोजिट में, जैसे पाकिस्तान जब बना था तो अफगानिस्तान ने कहा था कि भाई हम इसे नहीं मानते क्योंकि ये जो इलाका है ड्रूड लाइन का ये हमारा है, तो ऐसे में 28 ममालिक को इसके ऊपर एतराज़ है, तो ऐसे में ये डिस्प्यूटेड लैंड ही रहेगी। और 28 ममालिक वो हैं जिनकी लॉबिंग की हुई है ज़ायनिज़्म ने या इजराइल लोगों ने की हुई है, तो इसलिए तो बराबरी तो हो ही नहीं सकती, एक साइड पर एक मुल्क है और दूसरी साइड पर कुछ नहीं है। तो आपने मैप में देख लिया कैसे हो रहा है, तो ये बराबरी ना होना भी इसराइल को फ़ायदा दे रहा है कि वो अपर हैंड पे है, इसलिए वो जो मर्जी कर रहा है वो कर रहा है। और 5 क्या है जी, द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ फेल्ड to enforce its own laws and resolution with it comes to Israel, कि जब इजराइल की बात आती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपने ही कवानीन को जो है वो नाफिज नहीं करवा सकती। तो नाफिज कैसे करवाएगी, सीधी सी बात है कि यूएन जो है वो किसने बनाया, हम ये मानते हैं शायद ये एक कॉन्सेप्ट है, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई यूएन भी बनाने वाले यही लोग थे सारे के सारे जिन्होंने इजराइल बनाया, तो हर पावरफुल चीज़ के पीछे यही है, तो अल्टीमेटली ये मसले मसाइल हल नहीं हो सकते। और एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें सारे के सारे इशू को, तो ये 75 ईयर्स का जो नकबा है, 75 साल से इजराइल ने जो कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है, फ़लस्तीन के ऊपर, और फ़लस्तीन की ज़मीन को ही जो है उन्होंने तंग कर दिया। फ़लस्तीनियों के लिए ना मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने देते हैं उन्हें, आपने इस रमज़ान में भी देखा, हर रमज़ान में वैसे ही करते हैं कि वहाँ पर लोगों को शहीद कर देते हैं, वहाँ पर कब्ज़ा है। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई क्लियर और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी ना बनाई जाए पैलेस्टीनियन लीडरशिप की तरफ से। इसलिए पैलेस्टीनियन लीडरशिप को जो है वो क्लियर जो है वो बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा जिस वजह से मसला हल होगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पीस साइन करे। तो ये जो पुरानी इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो कि ओल्ड अब ऑर्डर बन गया, वर्ल्ड ऑर्डर जो बन चुका है, जो WW2 के बाद डेवलप हुआ था, जिसमें अमेरिका जो है दुनिया के अब्बा जी बने थे, तो अब वो खत्म हो रहा है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं कि चाइना और रशिया जो है वो वापस आ रहे हैं पावर में। तो अगर चाइना और रशिया आ जाते हैं तो शायद ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसी तरह से इस मसले को हल कर सके या कुछ ना कुछ फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दिलाने में कामयाब हो सके। अदरवाइज हमें को ऐसा देखने को नहीं मिलता। या फिर इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं या इस्लामिक ब्लॉक जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात बेहतर हुए हैं, तो उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में शायद जो है कोई ऐसा पॉजिटिव रोल सऊदी अरब या कोई और कंट्री प्ले कर सके मिल के, कि वो जो है वो इसराइल को टफ टाइम दे सकें। तो ये हमारा था जी 75 ईयर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में या नकबा डे का। और फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।